अगला क्वेश्चन आपसे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावक बल किसके बराबर होता है? वस्तु के आयतन के बराबर, वस्तु के भार के बराबर, विस्थापित द्रव के भार के बराबर, द्रव के घनत्व के बराबर। अब आर्किमिडीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास में है, 7th क्लास में भी है, कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है कि कोई वस्तु अगर किसी लिक्विड में आंशिक तौर पर या पूर्णतः डूबी हुई है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम उत्प्लावक बल के नाम से जानते हैं। और ये जो बल होता है ये हमेशा किसके बराबर होता है? तो बोलना ये जो बल होता है हमेशा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है कि किसी पात्र के तल पर द्रव द्वारा लगाया गया दाब हमेशा निर्भर करता है पात्र के आकार पर, द्रव के आकार आयतन पर, द्रव की ऊंचाई पर, आधार के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। याद रखना इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो पात्र हैं। एक मान के चलो पात्र हमारे पास ऐसा उल्टा रखा हुआ है, यहाँ पर भी बराबर क्षेत्र है, और एक पात्र हमारे पास में सीधा रखा हुआ है, यहाँ पर भी बराबर मात्रा में छेद है। तो आपको बताना है कि दोनों अगर 1-1 लीटर के पात्र हैं, ठीक है, 1 लीटर का पात्र ये रहा, 1 लीटर का ये रहा, तो किस में से पानी जल्दी बाहर आ जाए, किस में दाब अधिक लग रहा होगा? अभी पानी ना निकालने की बात ही छोड़ दो, आप पानी निकालने की बात आपको छोड़ दो, आपको ये बताना है, इसको भी अगर हम हटा दें और अच्छा डायग्राम अगर बनाएं आपको, तो आपको ये बताना है कि एक पात्र का आकार आपके पास में कुछ ऐसा है, और एक पात्र का आकार आपके पास में कुछ ऐसा है, और एक पात्र का आकार कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको बताना है, इन अगर किसमें पानी क्या होगा, दबाव नीचे सतह पर ज़्यादा लगा रहा होगा। तो याद रखना जब भी हम दबाव की बात करते हैं और लिक्विड की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिक्विड का जो दबाव हो वो किस पर निर्भर करता है? तो बोलना वो निर्भर करता है आखिर जो हमारे पास लिक्विड है उसकी ऊंचाई क्या है, हाइट क्या है। ठीक है, तो ये हमेशा किस पर निर्भर करता है? हाइट पर निर्भर करता है। ये कभी भी पात्र के आकार पर निर्भर नहीं करता है, ये कभी भी पात्र के आयतन पर निर्भर नहीं करता है, ये कभी भी आधारीय पृष्ठ पर निर्भर नहीं करता है। जब भी जो लिक्विड दबाव डालता है ये किस बात पर निर्भर करता है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर लिक्विड की हाइट कितनी है, गहराई कितनी है। ठीक है, उस पर निर्भर करता है ये। ठीक है, ये बहुत बच्चे गलत करते हैं, तो याद रखना हमेशा ये द्रव की ऊंचाई पर बात करेगा कि द्रव की अगर ऊंचाई ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, और द्रव की ऊंचाई कम होगी तो वो कम प्रेशर लगाएगा। और इसके अलावा किस पर निर्भर कर सकता है? तो बोलना सीधी सिंपल बात है, आपके पास एक फॉर्मूला याद रखना, आप अच्छे से बता सकते हो। यहाँ पे लिक्विड के लिए प्रेशर होता है P=H ρg। ठीक है, यहाँ पे H क्या होता है? H होता है हाइट हो सकता है या डीप्थ हो सकती है, गहराई हो सकती है। रो का मतलब होता है हमारे पास डेंसिटी क्या है लिक्विड की, और यहाँ G का मतलब होता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो दो चीज़ों पर ही निर्भर कर रहा है, पहली बात हाइट पर निर्भर कर रहा है, और दूसरी बात क्या है, ये जो हमारे पास रो है जिसे हम बोल रहे हैं घनत्व बोल रहे हैं, ये उस पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, ओके, तो हम बोल सकते हैं P क्या होता है हमारे पास H ρg होता है। ठीक है, रो का सिंबल नहीं मिल रहा तो इसलिए रो लिखा है, अच्छे से याद रखना। हाइट होता है H बराबर, रो वाला क्या होता है हमारे पास डेंसिटी होता है, और G का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी होता है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गहरे समुद्र में गोताखोर विशेष दबाव वाले सूट क्यों पहनते हैं, इसका आखिर कारण क्या होता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि समुद्री जीवों में बचने के लिए, ठीक है, कि वो समुद्री जीवों से बचने के लिए पहनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि गर्म रहने के लिए पहनते हैं। अगला दिया है कि बड़ी गहराई पर पानी के अत्यधिक दाब को सहन कर लिए दाब का सामना करने के लिए रहते हैं। ठीक है, और अगला दिया है कि पानी में उत्प्लावकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि जितनी ज़्यादा हम नीचे जाएंगे, जितने ज़्यादा डीप में जाएंगे समुद्र में, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारे पास जो लिक्विड है वो प्रेशर लगाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रेशर को झेल सके इस वजह से क्या हम स्पेशल सूट पहनते हैं। तो सी वाला आंसर यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा हवा में उड़ता है।
क्यों उड़ता है इसके बारे में आपको कारण बताना है। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। दूसरा है कि गुब्बारे का भार उसके द्रव्यमान द्वारा विस्थापित वायु के भार से कम होता है। हाइड्रोजन पर कोई गुरुत्वाकर्षण कार्य नहीं कर सकता है। द एयर प्रेशर इनसाइड द बलून इज हायर। ठीक है, तो इसका सही कारण क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का जो गुब्बारा होता है वो हवा में ऊपर की ओर उड़ता है, तो इसका सही कारण क्या होता है कि जो हवा में गुब्बारा होता है, गुब्बारे का भार उसके विस्थापित वायु के भार से क्या होता है, कम होता है। और जब विस्थापित वायु से भार कम होता है तो क्या होता है, ऊपर की ओर हम फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। जैसे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल लिक्विड पे काम कर रहा था, तो वो लिक्विड है ना, लिक्विड में हमारे पास गैस भी आ जाती है हमारे पास में। ठीक है, और हमारे पास में जो सॉल्यूशन वगैरह होते हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, दोनों पे ये काम करेगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर की ओर चढ़ते हैं वायुमंडलीय दाब का क्या होता है। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, पहाड़ में ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून भागश्री, बहुत लेट होगा, 1 घंटा हो गया क्लास को भी। चलो ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब का क्या होता है। यह बढ़ता है, यह स्थिर रहता है, यह घटता है, यह पहले बढ़ता है और पहले घटता है। देखो अभी हमने पूछा था, बताया था कि हमारे पास जब भी प्रेशर है, लिक्विड के बारे में बात करते हैं, तो लिक्विड में प्रेशर हमने बात की थी किससे डिपेंड कर सकते हो, एच रो जी से डिपेंड कर सकते हैं। बताया था एच हाइट होता है, रो घनत्व होता है और जी का मतलब गुरुत्वाकर्षण होता है। अब चूंकि क्या कर रहे हैं हम जा रहे हैं ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो मतलब इससे ये मतलब मान लें कि हाइट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमेशा नीचे की बात करेंगे। अब चूंकि घनत्व भी होगा, ग्रेविटी भी होगी। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम एयर की बात करेंगे तो एयर में ये फॉर्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है। एयर में हमें देखना है कि जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे हम पर्वत वगैरह पर चढ़ते हैं और ऊपर की ओर हम जाते हैं, तो क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमारे पास में जो वायु का घनत्व है वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जाता है। ठीक है, धीरे धीरे कम होते जाता है, मतलब सीधी बात है कि हमारे पास में जो वायुमंडलीय दाब है वो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम होगा, घटते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर बिल्कुल सही होगा कि हम जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे, पहाड़ पर चढ़ेंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। यही कारण होता है कि ऊपर जाने पर हमारे पास में कभी कभी नाक वगैरह से खून आने लगता है। क्यों आने लगता है, कि हमारे पास जो नसें होती हैं उनमें वो फट जाती हैं, क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर पंप करता है, हमारे पास हार्ट पंप करता है वो ज़ोर से करता है और नीचे के अनुसार हम ढले हुए हैं, तो इस वजह से कभी कभी किसी किसी व्यक्ति में खून आने की संभावना इसी वजह से होती है, क्योंकि वायुमंडल वहाँ पे कम होता है, प्रेशर कम लगता है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक शिक्षक एक प्रदर्शन दिखाता है। प्रदर्शन में क्या दिखाया गया है, अलग अलग ऊंचाइयों पर 3 छेदों वाली एक प्लास्टिक की बोतल है। सबसे निचले छेद से पानी सबसे दूर गिरता है। यह सिद्ध क्या कर सकता है, द्रव सभी दिशाओं में दाब लगाता है। ठीक है, ये बात तो हालांकि सही है, लेकिन हमें बताया है प्रयोग के हिसाब से बताना है। यहाँ पे है गहराई के साथ दाब बढ़ता है, दाब बोतल की चौड़ाई पर निर्भर करता है, वाटर हैज हाई सरफेस टेंशन। देखो यहाँ पे दो बात यहाँ पे तो हम गलत कर सकते हैं। यहाँ पे है कि हमारे पास द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है, ये बात भी सही है, और गहराई के साथ दाब बढ़ता है, ये बात भी सही है। लेकिन हमें चूंकि प्रयोग के बारे में बताना है कि प्रयोग किया गया है, 3 छेद हैं और सबसे नीचे वाले छेद से सबसे दूर जा रहा है, इस वजह से प्रयोग के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, हालांकि ये वाला भी ऑप्शन सही है, लेकिन हमें प्रयोग में जो बताया गया है उससे क्या सिद्ध किया जा रहा है वो बताना था, इस वजह से यहाँ पर बी आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी पदार्थ की आपेक्षिक घनत्व जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, कि इकाई क्या होती है, केजी मीटर क्यूब होती है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, नो यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखना जब भी बात करते हैं हम रिलेटिव डेंसिटी की, तो रिलेटिव डेंसिटी की हमारे पास में कोई भी यूनिट यहाँ पर नहीं देखी जाती है। ठीक है, नो यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई जहाज नदी में नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, क्या है, कोई जहाज पहले कहाँ था, नदी में था, अब नदी से किस में आ रहा है, समुद्र में प्रवेश कर रहा है, तो वह थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है, इसका आपको कारण बताना है। समुद्र का पानी अधिक ठंडा होता है, दूसरा कारण है नमक के कारण समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, तीसरा है कि नदी का पानी अधिक उत्प्लावक बल लगाता है, चौथा कारण है कि
सी वेव्स पुश द शिप, मतलब समुद्र की लहरें जहाज को ऊपर उठा देती हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है कि जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश कर रहा है तो ऊपर उठ रहा है। समुद्र का पानी ठंडा होता है, ये कोई कारण नहीं हो सकता है। नमक के कारण समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, ये बात बिल्कुल सही है। हम देखते हैं कि उत्प्लावक बल क्या होता है, सबसे पहले वो समझो। बियॉन्ड फोर्स की बात करते हैं, तो बियॉन्ड फोर्स कैसे निकालते हैं हम? रो वी जी, ठीक है, रो वी जी से हम निकाल सकते हैं बियॉन्ड फोर्स। रो का मतलब क्या है हमारे पास कि उसका घनत्व क्या है, भी का मतलब है वॉल्यूम, मतलब डिस्प्लेस कितना किया है उसने, और जी का मतलब है ग्रेविटी कितनी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास में नमक भरा होगा तो नमक से क्या होगा, उसका घनत्व डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा मतलब रो की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। इस वजह से क्या है, ये ज़्यादा पुश करेगा, तो हमारे पास जो बियॉन्ड फोर्स होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा होगी, तो इस वजह से ऊपर दिखता है, तो बी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि भारी वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत है, पास्कल का है, बर्नौली का सिद्धांत है, न्यूटन का तीसरा नियम है। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होते हैं, इसको समझना है तो सबसे अच्छे समझो। ऐसे मान के चलो कि आपके पास में जार है, और ये जार दो जगह से आपके पास में है, ठीक है। याद रखना यहाँ पे हमारे पास कोई पिस्टन हो सकता है जिससे हम दबाव लगा रहे होंगे, और यहाँ पर भी हमारे पास एक पिस्टन हो सकता है जिस पर बहुत ज़्यादा कोई भारी वस्तु रखी होगी, ठीक है, कोई भारी वस्तु यहाँ पे रखी हो सकती है, और बीच में हमारे पास में लिक्विड भरा होगा, द्रव के रूप में कुछ भी भर सकते हैं, तेल भर सकते हैं, ऑयल भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है। तो पास्कल के नियम क्या बोलता है, तो बोलना पास्कल का नियम है, यहाँ पे आंसर सही होगा पास्कल वाला। अब इसमें होता क्या, हमारे पास जो लिक्विड होता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है लिक्विड। अब लिक्विड क्या होता है, जब भी हम लिक्विड पर प्रेशर एक जगह से लगाते हैं तो लिक्विड होता है वो सभी दिशाओं में प्रेशर बराबर मात्रा में सभी दिशाओं में लगाता है। मतलब यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो इधर भी प्रेशर लगा रहा होगा, इधर भी लगा रहा होगा, इधर भी, इधर भी। तो यहाँ पे तो हालांकि कंक्रीट है हमारे पास, यहाँ प्रेशर नहीं लगा पाएगा। अब लगाने के लिए पूरी जगह कहाँ बच रही है, यहाँ पर बच रही है। तो मतलब ये है कि जब भी हम यहाँ पे ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जहाँ पे हाइड्रोलिक की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम कम प्रेशर लगाकर कम प्रेशर लगा रहे, मतलब कम वहाँ पे हम फोर्स लगाकर वजन, जो हमारे पास बल है, फोर्स है, कम लगाकर बड़ी से बड़ी वस्तु को रोक सकते हैं, उठा सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 53 का पास्कल का नियम। पास्कल ने क्यों इसका उपयोग किया, क्योंकि हमारे पास जो लिक्विड होता है वो सभी दिशाओं में क्या कर सकता है, फोर्स को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। प्रेशर अप्लाइड टू इनक्लोज फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अंडर डायमेंशन टू एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे से बना बड़ा जहाज तैरता रहता है, इसका वैज्ञानिक स्पष्टीकरण क्या हो सकता है? जहाज में हवा भरी होती है, जहाज का भार पानी के भार से कील के भार से कम होता है, जहाज का औसत घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, और द नेल इज सॉलिड वेल द शिप इज होल। क्या कारण है कि हमारे पास में शिप होती है वो तैरती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है? देखो, डेंसिटी के बारे में मैंने पहले ही बताया है। डेंसिटी यानी घनत्व जो होता है, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है बोलना, हमारे पास द्रव्यमान होता है बटे क्या होता है, आयतन होता है। और हमें पता है कि हमारे पास जो पानी है, पानी का द्रव्यमान कितना होता है, एक होता है। और अगर किसी भी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, हम एक से कम ले लें तो वो क्या है, उसमें तैर जाएगी। तो क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास में जो घनत्व होता है, जो जहाज का घनत्व होता है, वो क्या होता है, पानी से कम होता है। औसत घनत्व की बात हो रही है यहाँ पर, पूरे घनत्व की बात नहीं हो रही। मतलब हमारे पास उसका द्रव्यमान कितना है, ऊपर से उसका आयतन कितना है, उससे डिवाइड करेंगे तो औसत घनत्व क्या होगा, पानी से कम होगा। इस वजह से हमारे पास जो जहाज होता है वो क्या है, पानी में तैर सकता है, ठीक है। सी आंसर बिल्कुल सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक वस्तु का भार हवा में 25 न्यूटन है और पानी में पूरी तरह डूबने पर 15 न्यूटन है। उत्प्लावक बल का आपको परिणाम बताना है, क्या होगा? 20 न्यूटन होगा, 15 न्यूटन होगा, 5 न्यूटन होगा, या फिर 35 न्यूटन होगा?
तो याद रखना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे पास उत्प्लावक बल क्या है, तो हमारे पास अगर पहले कितना दे रहा है तो बोलना पहले अगर 20 दे रहा है, ये हमारे पास कितना है, हवा में, एयर में है, ठीक है। और बाद में डूबने के बाद में अपेरेंट वेट कितना है, 15 है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि हम बता सकते हैं 20 माइनस 15 कर सकते हैं, तो आ रहा है कितना, 5 न्यूटन आ रहा है, ठीक है। ये 5 न्यूटन क्या किया होगा, इसने डिस्प्लेस किया होगा, ठीक है, डिस्प्लेस किया है। तो इसी को हम बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स कितनी लग रही होगी, इस पर 5 न्यूटन लग रही होगी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सी आंसर बिल्कुल सही होगा कि 5 न्यूटन बल यहाँ पे लग रहा होगा। कुछ नहीं करना, जो एयर में आपके पास वेट है और जो हमारे पास में लिक्विड में वेट है उसको माइनस कर देना, जो भी आंसर आए वही हमारे पास में यहाँ पे फोर्स होगी। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। फ्लूइड प्रेशर मतलब द्रव को मापने के लिए करता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं, गैस का घनत्व मापने के लिए करते हैं, और ऊंचाई एल्टीट्यूड मापने के लिए करते हैं। तो याद रखना, जब भी बैरोमीटर की बात आती है, बैरोमीटर, बैरो है ना, बैरो से याद रखना वायु, ठीक है। बैरो से याद क्या रख सकते हो, आप वायु रख सकते हो, मतलब वायुमंडलीय जो दाब होगा उसे नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बैरोमीटर की यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हवा दाब डालती है, पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि सर्वोत्तम है। गुब्बारा फुलाना होता है, गर्म पानी से धोने के बाद ठंडा पानी डालकर प्लास्टिक की बोतल को पिचकाना हो सकता है, पतंग उड़ाना हो सकता है, या फिर पंखे को घूमते हुए दिखाना हो सकता है। अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हवा के बारे में, बताना है कि हवा भी क्या कर सकती है, दाब डाल सकती है, ठीक है। और हवा दाब डाल सकती है, इसका सबसे अच्छा कारण हो सकता है, चलो फुलाना तो ठीक है, गुब्बारा फुलाना ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा होगा जहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड होगा। और एक्टिविटी बेस्ड हमारे पास में बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है कि गर्म पानी से धोने के बाद क्या कर सकते हैं हम, अगर ठंडा पानी किसी प्लास्टिक बॉटल पर डालते हैं तो पिचक जाती है, ठीक है। तो बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा 57 का। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति दो की बजाय एक पैर पर खड़ा हो जाए तो जमीन पर लगने वाला बल, जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो क्या हो जाएगा, समान रहेगा, घट जाएगा, दोगुना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या कर रहे हैं कि पहले व्यक्ति दो पैरों पर खड़ा था, अब एक पैर पर खड़ा हो गया है। देखो, इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रेशर बराबर पढ़ते हैं एफ अपॉन ए पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हमारे पास ए था, लेकिन क्या हुआ, पहले दो पैर पर खड़े थे, लेकिन अब हम क्या होगा, एक पैर पर खड़े हो गए व्यक्ति। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एरिया है, एरिया उसने कम कर दिया है, ठीक है। एरिया कम कर दिया मतलब हम बोल सकते हैं एरिया अगर पहले ए था तो उसका कम कर दिया, मतलब पहले दो पैर पर था, एक पर होगा, मतलब एरिया आधा हो गया है। तो अगर हम फॉर्मूले में यहाँ वैल्यू पुट करें तो पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए हाफ कर सकते हैं, ओके। तो अगर हम इसको ट्रांसफर करें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पी इज इक्वल टू 2f अपॉन ए हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर पहले से कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो एक पैर पर खड़ा हो रहा है, मतलब प्रेशर पहले से यहाँ पर दोगुना हो जाएगा। 58 का आंसर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र पेडागोजी, एक छात्र सोचता है कि केवल द्रव दाब डालती है, गैस नहीं। इसे दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए शिक्षक को, गैस के गति सिद्धांत पर व्याख्या देना चाहिए, दिखाई कि सक्शन कप, जो सक्शन कप होते हैं, शकर कप होते हैं, एक चिकनी सतह पर कैसे चिपकता है। छात्र को पी मतलब जो प्रेशर होता है एच रोजी पर सवाल हल करने को कहना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, और कॉमन मिस्टेक है कहकर हटा देना चाहिए उसे। देखो, यहाँ पे पहले क्या बता रहा है, व्याख्या करने की बात कर रहा है, और पेडागोजी में व्याख्या करना अच्छी बात नहीं मानी जाती है, गलत है। सवाल हल करने के लिए दे रहा है बच्चों को, ये भी बात गलत हो जाएगी। और बच्चे को नज़रअंदाज कर रहा है, उसकी कोई बात सुन नहीं रहा है, तो ये भी गलत होगा। इग्नोर करना भी गलत होता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा कि हम जो हमारे पास सक्शन पाइप होते हैं, जो चिपकू बोलते हैं हम जिनको, उनसे हम प्रयोग करें, सतह पर कैसे चिपक रही है उसको समझाएं वहाँ पर।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। फिफ्थ आंसर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में मैग्डेवर्ट गोलार्ध का प्रयोग मूल रूप से क्या प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? फोर्स ऑफ मैग्नेट, पावर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ पे है स्ट्रेंथ ऑफ आयरन हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का यूज किया जाता है, शायद यहाँ पे सी आंसर होना चाहिए, पावर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है यहाँ पे आंसर, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं अभी। तो आंसर सी होगा, सही है कि हेमिस्फेयर का यूज हम वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में पारंपरिक धारा की दिशा होती है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज, ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होती है। धनात्मक टर्मिनल इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के समान होती है, यादृच्छिक होती है, मतलब रैंडम होती है। तो सही आंसर क्या होगा, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक की बात की है। और सबसे पहले बताया गया था कि हमारे पास में जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर ही दिशा होगी। ठीक है।